हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये हमारी क्लास नंबर है थर्ड। ठीक है, कक्षा कक्षा 10th यानी 10 का हमारा मैथ है। ठीक है ना, गणित जिसे आप बोलते हो, राइट। तो कक्षा 10 का गणित है। और कक्षा 10 के गणित में क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, ठीक है। आपके है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं आप तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम क्लास की ओर। तो आज हम जो क्लास में करने वाले हैं, देखिए, तो क्लास अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं क्लास फर्स्ट की बात करता हूँ तो क्लास फर्स्ट में जो हमने बात करी है तो वो है बहुविकल्पीय प्रश्न की। बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करी है हमने। ये क्लास फर्स्ट की बात होगी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। अब क्लास क्या है, क्लास थर्ड या सॉरी सेकंड के बारे में। जो क्लास दूसरी थी हमारी तो हमने उसमें बात करी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड में, यानी कि तीसरे नंबर की जो आज जो हमारी क्लास है क्लास थर्ड, इसमें बात करेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी नंबर सिस्टम से, ठीक है, जितने भी नंबर सिस्टम से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की आज हमारी दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास सॉरी क्लास दो हमने कर ली है। और आज जो क्लास है आज हमारी कौन सी है, तीसरी क्लास है। ठीक है ना, तो तीसरी क्लास है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी पर है। ठीक है, एनसीईआरटी पर। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभावना है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए या पूछ लिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करना है हमको। और यानी कि कौन सी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करना है। ठीक है, इस प्रमेय का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, अगर इस प्रक्रिया की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन फर्स्ट है, संख्या क्या दी गई है हमें, संख्या जो दी गई है पहले ध्यान दो। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी 693, राइट। बी जो हो जाएगी आपकी 500, कौन सी हो जाएगी, 67 हो जाएगी। और सी जो संख्या हो जाएगी आपकी, सी हो जाएगी 400, कितनी हो जाएगी, 441, राइट। 441। हमें क्या बात करनी है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है और इस क्वेश्चन को बताना है एचसीएफ इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से या प्रमेय भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रमेय से, राइट। तो ये वाली जो विभाजन की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, जरा ध्यान से देखो इसको।
मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होगी, तो उसमें क्या है, एल्गोरिथम प्रमेय से हमें इस क्वेश्चन को बनाना है। ध्यान से देखा, समझ लिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कौन सी है एल्गोरिथम प्रमेय, ए बराबर क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस के यहाँ पर आर हो जाता है। ठीक है, ये तो प्रमेय होती है, लेकिन हमने ये जो माना है इस वाले ए बी से इसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ध्यान देखो, क्या देखना, अब आपको समझना है क्या करना है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है इसका प्रयोग करना है और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना और प्रयास करना। इसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है, बड़ी वाली संख्या को हमें छोटी वाली संख्या से क्या करना है, छोटी वाली संख्या से भाग देनी है। मान के चलो ये हमारे पास क्या है, 567 है, तो 567 से हमें भाग देनी है किसको, 693 को। राइट, 693 को भाग देनी है 567 से। तो 567 से हमें भाग देनी है, तो किस प्रकार देंगे, अब देखो 567 से भाग देनी है 693 को, तो 693 क्या है, बड़ी संख्या है। यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना हो जाएगा, 567 यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आप इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बच गया है, 1। ठीक है, अब इसी के अनुसार समझिए, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना, अब इतना देखो, तो इसमें चरण होता है एल्गोरिथम प्रमेय से। एल्गोरिथम प्रमेय से क्या करना है, इसमें फर्स्ट चरण लिख लीजिए आप, चरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या है, चरण फर्स्ट है, और यहाँ पर चरण फर्स्ट में क्या करा है, देखिए कितना है, 693 बराबर आपको क्या लिखना है, 567, और 567 किसका मान हो जाएगा, ये हमारा बी की वैल्यू हो जाएगी। देखो इसमें यह ए बराबर, हमारा ए जो हो गया है ये कितना हो गया है, 693, बी का प्रयोग किया है। और ये जो क्यू है ये होता है हमारा भागफल, तो भागफल है हमारा एक, एक से इसकी गुणा कर दी है। और आर की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी शेषफल, तो शेषफल क्या है हमारा, 126 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 126 यहाँ पर लिख देंगे। इतनी क्लियर होगी बात। फर्स्ट चरण में एल्गोरिथम प्रयोग से ये कहाँ से आता है, अब देखो 126 से हमें भाग देनी है किसको, अब ये ए का काम, ये अब ये किसका काम करेगा, बी का काम। ए का काम कौन करेगा, 567 हमारा काम करेगा। ठीक है, ए का काम कौन करेगा, 567 करेगा। क्लियर होगी इतनी बात। 567 जो है हमारा यहाँ पर ए का काम करेगा। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग 4 बार चला जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो देखो 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 2 कैरी चला गया, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी 1 गया है। और यहाँ पे 4 ही करना, 4 और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। ठीक है, 67 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 63 बच जाएगा। अब ये कौन सा हो गया, द्वितीय चरण हो गया है। चरण नंबर कौन सा बन जाता है, दूसरा चरण बन जाता है। ठीक है, चरण नंबर कौन सा हो जाता है, सेकेंड। यहाँ पर ए का काम कौन करेगा, 567 करेगा। ठीक है ना, 567 ए का काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए 567 बराबर, और यहाँ पर जो है बी का वैल्यू आ जाएगी 126। 126 गुना भागफल कितना है हमारा 4, और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 63 से हमें भाग देनी है किसको, 126 को। ठीक है, किससे भाग देनी है, 126 को हमें भाग देनी है। क्लियर हो गया। अब 126 से इसको भाग देनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर आ जाइए और यहाँ पर देखिए। ठीक है, किसको भाग देनी है, 126 को भाग देनी है 63 से। 63 से 126 को भाग देनी है। राइट, 126 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। तो 2 बार जाएगा इससे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब शेषफल हमारा क्या आ गया है, तो शेषफल आ गया है 0। ये इसी के नीचे है। ठीक है, नीचे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं, ये 63 से इसके नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, अब देखो आप, तो चरण नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, चरण नंबर सेकेंड क्या कहता है कि भाई 126
126 ए का कार्य करेगा, बी किसका करेगा 63 का, 63 की गुणा किससे करनी है आपको 2 से। और यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये हमारा क्या है भागफल है, शेषफल क्या है हमारा इसका, तो शेषफल आ गया है 0। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आपने अगर इतना नोट कर लिया है जल्दी से मुझे बताइए, अभी आंसर नहीं आया है, सिर्फ इतना यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया जो एल्गोरिथम में होती है उसका प्रयोग करते हैं, इतना समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, यहां से इसको सारे को आपने नोट कर लिया होगा, अब इसकी ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, अब जो वैल्यू माननी है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। यहाँ पर देख लीजिए कितना था, 63 भाग दी थी आपने 126 से, कितनी बार गया था ये 2 बार गया था, ये इसी के है जस्ट इसके वाला। ठीक है, एरो से लगा दिया मैंने, इसके ऊपर से ये आपको लिखना है। अब देखो अब द्वितीय में क्या करता है, ये तो फर्स्ट चरण, ये हो गई शर्त नंबर आपकी फर्स्ट, या शर्त नंबर आप इसको फर्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो शर्त नंबर क्या हो जाती है हमारी, सेकंड हो जाएगी। सेकंड क्या हो जाती है ध्यान देखो, अब जो ए का मान है तो ए का मान क्या रहेगा, इन दोनों में देखो ये तो हमारा 63 आया है, ये सबसे छोटी संख्या है तो ये बी का कार्य करेगी। ए का जो मान हो जाएगा हमारा 141 हो जाएगा, और वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 63। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 63 से भाग देंगे, किसको भाग देंगे 441 को। अब देखो 441 को हम देंगे भाग 63 से, कितनी बार जाएगा मुझे जरा ये बताइए कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इसको हमें 400 तक लेके जाना। क्लियर बताइए मुझे जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए ये कितनी बार जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए, 63 से हम इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा। तो देखो ये जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 या कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी में चला जाएगा, 6 सत्ते 42 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो चरण था, इसका चरण क्या हो जाएगा, चरण इसका चरण हो जाएगा हमारा 441 बराबर, 441 बराबर कितना हो जाएगा 63 गुणा 7 और प्लस के कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा जो एस सी एफ आएगा, तो हमारा जो एच सी एफ हो गया वो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 63। ठीक है, एस सी एफ जो हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 63। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है मुझे ये बता दीजिए। तो जो हमारा एस सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 63, और 63 ही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, 63 ही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अब हो गया है क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बनाइए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। किसी परेड में 616 क्या है सैनिकों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर दी जाए। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से बिठा दिया जाए या जो भी है खड़ा कर दिया जाए उन व्यक्तियों को। तो यहाँ पर क्या है, सैनिकों की जो संख्या है आर्मी में, सैनिकों की जो संख्या है सेना आर्मी सेना में जो सैनिकों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारे पास 616। ठीक है, आप परेड में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है आपका, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे परेड में सैनिकों की संख्या, सैनिकों, ठीक है, परेड में सैनिकों की संख्या बराबर, राइट, सैनिकों की संख्या बराबर कितनी है 600, कितनी हो जाएगी 616 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन में कहा गया है आर्मी सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो एक जो आर्मी बैंड होता है वो लिखेंगे आर्मी बैंड में, ठीक है,
सदस्यों की संख्या, सदस्यों सदस्यों की संख्या बराबर, ठीक है ना। तो सदस्यों की संख्या बराबर कितनी है, तो वो है हमारे पास 32। इतनी बात समझ में आ गई है। तो वही क्या करेंगे हम काम, तो हम जो काम करेंगे ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू मान लेनी है। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 616 और बी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी हो जाएगी 32, ठीक है। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार लिखना चाहते हो लिख ले लो, यूक्लिड, ठीक है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वो क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था कि ए बराबर क्या हो जाती है, बी क्यू प्लस के आर। इतना समझाया है। ए की वैल्यू बी होती है, बी की दे रखी है, आर क्या होता है हमारा शेषफल होता है, रिमाइंडर, और क्यू जो होता है ये भागफल होता है, ठीक है। तो ए का जो मान है वो हमारा कितना है, ये है हमारा 616, अब 32 है। तो हमें क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देना होता है। अब देखो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 32 से 616 जाएगा, लगभग 19 बार जा पाएगा। देखो 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, कितना बच गया है 3, तो 19 दूनी 38, 19 क्या कितना हो जाएगा 57 हमारे पास हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब कितना बच गया है, तो देखो अब कितना बच गया है, तो यहाँ पर 616 में से 608 को घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा 8। इधर आ जाइए, इधर देख लेते हैं चरण नंबर फर्स्ट की। अगर हम बात करते हैं चरण नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि 616 बराबर कितना है 32 गुना में 19 और प्लस के हमारा कितना बच गया है 8 रिमाइंडर बच गया है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब 8 से आप भाग दे दोगे 32 को, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। इतनी क्लियर बात हो गई। तो चरण नंबर सेकंड भी इसको बोल सकते हो आप, चरण नंबर द्वितीय या सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 32 बराबर कितना था 8, 8 की गुना किससे करी हमने 4 से, 8 चौक 32 और रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा 0। जो शेषफल है, तो जो शेषफल हमारा आया है, शेषफल जो आ गया है, शेषफल तो हमारा हो गया है 0। इतनी बात समझ में आ गई। और जो हमारा भाजक है वो कितना है, तो वो है हमारा 8। इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या बताना था, शेषफल चमक गया है ना यहाँ पर, तो शेषफल ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए शेषफल ऊपर, ठीक है। तो जो शेषफल आएगा, शेषफल, राइट, तो जो शेषफल होगा वो हो जाएगा हमारा 0। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 8। और यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बना है 8, ठीक है। सदस्यों में परेड में सैनिक, यानी कि टोटल अगर मैं सदस्यों की बात करता हूं तो 1600 नहीं है, ये कितना है 616 है, ठीक है। अगर एक आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितने बैठाने हैं, मर्ज करने हैं 32। 32 से क्या है, अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना था। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार है, ठीक है। मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप इसके नीचे लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो पूरी लाइन में, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कुछ में, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय या एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय, प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार, ठीक है, प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार आप यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, साफ दिखाई दे रहा होगा। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, और यहां से क्या है आपको कितने नंबर मिल जाएंगे ये बताइए। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है ना, तो यहां से आपके कितने न हो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये आपने नोट अगर कर लिया है तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कितना शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में कहा गया है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक
का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप में हो जाता है। ये क्या है, 4q प्लस 1 के रूप में हो जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अनुसार हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के अनुसार यहां पर बनाना है। लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यहां पर देख लीजिए, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम भी लिख सकते हो, गोरिथम भी लिख सकते हो। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई कि एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। लिखोगे जहां, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार जहां जहां जीरो बड़ा या जीरो जीरो से बड़ी क्या चीज हो सकती है, जीरो से बड़ी या बराबर हो सकता है आर की वैल्यू। आर का वैल्यू क्या है, रिमाइंड, देखो जीरो से बड़ी हो सकती है रिमाइंड, ये जो रिमाइंडर होता है शेषफल, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आर क्या है, आर से बड़ा हो सकता है बी का मान, इस वाले वी का मान आर से बड़ा हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर लिखोगे, हम क्या कर लिखेंगे, हमें क्या करना है, हमें 4q प्लस के 1 ये जो वैल्यू है ये सिद्ध करनी है इसके वर्ग के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हमें v का जो मान है, तो v का जो मान है वो हमारा क्या है, v की जो वैल्यू है तो वो है हमारी 4। तो v का मान या v बराबर 4 रखने पर, ठीक है, कहां पर रखोगे, रखने पर, तो वो रखेंगे हम इक्वेशन, ये जो है एल्गोरिथम प्रमेय जो है, एल्गोरिथम जो प्रमेय है, तो इस प्रमेय में हमें ये मान रखना है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएंगी a बराबर 4q प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पर r। ध्यान देना है, सिर्फ यहाँ पर क्या रखना है, ये r रखना है। तो यही बात है। तो ये है, जहां पर लिख लोगे आप, जहां जहां क्या हो जाएगा, जीरो का मान बड़ा हो जाएगा और आर, और यहाँ पर क्या है, आर से जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी है, तो वो है हमारा 4। ये जो हमने 4 रखा है ये सेम टू सेम वही वाली हमने लाइन यहाँ पर लिखी है, कुछ नहीं किया है। एल्गोरिथम प्रमेय है, प्रमेय क्या होती है ये आपके सामने है। वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखो वैल्यू, जीरो का मान सदैव आर से बड़ा होगा, सॉरी आर से छोटा होगा, जीरो का मान आर से सदैव छोटा होगा, सॉरी सॉरी, आर का मान जो है जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। आर का मान जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है, जीरो आता है ना, कि कुछ नहीं बचा, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो सदैव बी से क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, बी से सदैव छोटी होगी। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, आर बराबर जीरो यहाँ पर रखना पड़ेगा। आर का मान जीरो रखने पर, आर का मान जीरो रखने पर, इक्वेशन यही है, किसमें रख रहे हैं, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार हम रख रहे हैं। ठीक है, रखने पर, तो यहाँ पर जो आप आर का मान जीरो रखोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस के जीरो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 4q। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन बन गई है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 4q। फिर लिखोगे आप, जहां लिखोगे तो देखो ये जो संख्या है, ये है ये है यह है दो से, यह दो से विभाज्य, दिखाई दे रहा है, हाँ, दो से विभाज्य है, विभाज्य, दो से दो से विभाज्य है। ठीक है ना, दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है। तो जब ये दो से विभाज्य है तो ये क्या है, मुझे बताइए, ये धनात्मक कैसी है, ये इसीलिए 4q धनात्मक समपूर्णांक है। इसके नीचे कहा लिख देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं, इसीलिए, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए, इसीलिए यह 4q धन सम धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक
ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। विभाजन है। अब आप कहाँ आ जाइए, यहां पर आ जाइए, ऊपर देखिए, ऊपर देखोगे, यहां से देखो, ठीक है। धनात्मक है, यह क्या है, यह 4q धनात्मक, धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। समपूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि देखो ये 4q है, 4q क्या है, सम संख्या है। तो ये दो जब सम संख्या हो जाएगी तो ये सम संख्या क्या हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। तो दो से विभाजित हो जाएगी, धनात्मक तो है ही, दो से विभाजित हो जाएगी, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अब देखो ये वैल्यू होगी, हमें तो मान निकालना है किसका है, a बराबर 4q प्लस 1 बनाना है। तो अब 1 बनाने के लिए r की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखने पर, ठीक है। किस में रख रहे हैं, इक्वेशन जो हमारी एल्गोरिथम में है, r का मान 1 रखने पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर 4q प्लस के 1 हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो गई है, समझ में आ गए, ये हमारी इक्वेशन हो गई है। यही हमको बनाना था, लेकिन आंसर नहीं। फिलहाल इसके बारे में समझो, हमें वर्गों के क्या निकालना था। क्वेश्चन में कहा गया है विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप में ही होता है, उसने ये कहा है, ही होता है, ये बताना। लिखा हुआ नहीं है कि रूप में का, इसमें कहा है रूप का होता है, तो उसका मतलब क्या है, जैसा ये होता है वैसे इसका जो वर्ग होता है, उसका जो पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, वो इसी के रूप का होगा, उसमें ये पूछा है या ये कहा है। तो अब देखो हमें क्या करना है, ठीक है। अब लिखेंगे यह दो से विभाज्य, यह दो से विभाज्य नहीं है, अतः अतः यह एक धनात्मक धनात्मक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्या है, सम नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। भाई जब ये सम नहीं है तो क्या है, सीधा सीधा विषम धनात्मक, वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आर की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। r बराबर 2 रखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी a बराबर 4q प्लस के 2। इतनी बात समझ में आई। a बराबर 4q प्लस 2, सिर्फ r की ही वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसका जो वर्ग होता है, ठीक है, इसका जो वर्ग होता है वो भी इसी के रूप में होता है विषम पूर्णांक में। अब देखो आप कैसे समझोगे। तो ये विषम पूर्णांक कौन सा वाला हो गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये क्या है, यह 2 से विभाज्य क्या हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 2q प्लस के 1। इतनी बात समझ में आ गई है, 2q प्लस के 1, यह 2 से विभाज्य है। तो जो 2 से विभाज्य है तो यह भी क्या है, यह 2 से यह 2 से विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई, यह 2 से विभाज्य है। और जब ये 2 से विभाज्य है तो ये कैसा है, धनात्मक पूर्णांक सम। तो वो लाइन भी आप नीचे लिख सकते हो कि ये क्या है, अतः यह 2 से विभाज्य है, लिख सकते हो। तो ऊपर लिख लीजिए, यहां पर लिख लो, यह 2 से विभाज्य, ठीक है, यह 2 से विभाज्य है, अतः अतः यह क्या है, धनात्मक, राइट, यह धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखो कौन सा धन सम पूर्णांक हो गया, मुझे बताओ, ठीक है। पहला ये सम पूर्णांक हो गया, दूसरा ये सम पूर्णांक हो गया, लेकिन ये विषम पूर्णांक है। तो अभी क्या है, हमें एक विषम पूर्णांक और निकालना है। इतना समझ में आ गया है आपकी, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको मिटाता हूं दोबारा से, आगे जो आगे है वो मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो आप क्या है, एग्जाम में बढ़िया से क्वेश्चन को बना सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अब देखो आपको करना क्या है, इक्वेशन कौन सी है हमारी, देखो पहले ध्यान से देखो इक्वेशन कौन सी है, एल्गोरिथम प्रमेय की जो इक्वेशन है वो कौन सी है। तो वो है हमारी a बराबर बी क्यू प्लस के आर, इसको नहीं भूलोगे, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। अब हमें क्या करना है,
आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें 3 रखना है। तो आर बराबर 3 रखने पर क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 4a तो हमारा ही, 4q तो था ही, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू तो 4 ही है, तो 4q और प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह क्या है, हम लिखेंगे यह 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। यह 2 से विभाज्य, यह 2 से विभाज्य नहीं है, राइट। यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः अतः यह एक धनात्मक, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं, मुझे ये बता दी, ठीक है। तो विषम धनात्मक जो पूर्णांक है वो हमारे कौन से है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक ये भी विषम धनात्मक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारा, देखो कौन कौन से थे। तो हमारी जो वैल्यू थी वो थी 4q प्लस के 1, एक तो ये है, और एक कौन सा है 4q प्लस के 3। अब प्लस के 4 वाला नहीं आएगा, 4 अगर हम अगली संख्या रखते हैं, r का मान 4 रखते हैं, तो वो सम आएगा, फिर अगला एक विषम आएगा, एक सम आएगा, फिर एक विषम आएगा। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। और अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या लिखना है, अब a बराबर 4q प्लस के जो 1 है, हमें इसको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, देखो अब समझो तुम, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट। इतना समझ में आया। ये मैं समझाना चाहता था कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक होगा, कौन सा विषम। तो सामने समझा ना, एक धनात्मक होगा, एक विषम होगा। अब देखो इक्वेशन हमारे पास यही है जो हमने पहले बनाई थी, आर का मान कितना रखा था, 1 रखा था। किससे लिख रहे हैं, इस वाले से, किससे, ये वाली जो है पहले वाली जो विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चूंकि मैं लिखवा देता हूं, लिखिए, चूंकि में a प्लस वी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला सूत्र भी नोट कर लीजिए, a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 2ab। ये सूत्र हो गया। ये आपको क्या करना है, याद करना है। इतना समझ में आया या नहीं आया। अब इसका थोड़ा सा यूज है क्वेश्चन में, अब देखो कैसे करना है। तो हमारा ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 4 स्क्वायर करना है, तो 4q स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस कितना करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 2, सूत्र वाला है, a की वैल्यू कितनी है 4q है, p की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना होता है 16q स्क्वायर प्लस के 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8q। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में, ये हाथ से क्या करना है हमें, 16q स्क्वायर प्लस के 8q और प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई कोई दिक्कत, हमने 1 बाद में लिख दिया है, कोई परेशानी हुई इससे नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। देखो यहां से ए स्क्वायर बराबर में 4 हमें कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचेगा, तो बनेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 होता है ना, तो 4q स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8q। देखो 4 बाहर लिया है, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2q और प्लस के क्या बन जाएगा, यहां से बच जाएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई है। यहां से कितना बच गया है, 1 बच गया है, ठीक है। तो यहां से ये वाली वैल्यू हमारी बच चुकी है। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 4 ये वाला है, 4 ये वाला है, इसका जो मान होता है ये होता है m के, m प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखोगे लिखोगे जहां जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस के 2q,
4q² प्लस के 2q क्या है ये, क्या है ये, एक पूर्णांक है। और जब ये एक पूर्णांक है तो इसका मान क्या मान लिया हमने, m। ये एक क्या है, पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या है, एक पूर्णांक। अब देखो इसी फॉर्म में आ गया है, 4q प्लस के m है, फिर उसी फॉर्म में आ गया है। अब देखो अब हमें और क्या करना है, इतनी बात तो आपने समझी। अब यहां पर भी देख लो, फिर से लाइन खींच देता हूं मैं। अब लिखेंगे हम तब, तब करके लिखेंगे, क्योंकि अब हमने पहले लिख दिया था, अब लिखेंगे तब। अब तब से समझो या इसीलिए से समझो, जो हमारा ये विषम है, विषम पूर्णांक है ना, दूसरी संख्या 4q प्लस के 3, अब हमें इसको लिखना है 4q प्लस के 3। ठीक है, अब हमें ये क्या है, a बराबर ही है। बात क्या है, ये संख्या क्या है हमारी, a बराबर ही है, तो a बराबर लिखेंगे 4q प्लस के 3। हमें लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² प्लस के वही ये जो वैल्यू है, सेम सूत्र वही लगेगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका, देखो 4q प्लस के 3 यहां से हो जाएगा, स्क्वायर आप करोगे, ये हो जाएगा a² बराबर में 4 चौक कितना हो जाएगा, 16q², 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस के 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 24q, राइट। हमें करना है a² बराबर 16q² प्लस के यहां से करेंगे हम 24q, और इसको करना है हमें 8 प्लस के 1। देखो 9 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 8 प्लस के 1 भी कर सकता हूँ ना। इससे एक फायदा होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पर a² बराबर, हमें क्या कॉमन ले लेना है, हमें कॉमन लेना है यहाँ से 4 कॉमन लेना है। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4q² प्लस के 6 चौक 24, 6q और प्लस के 4 दूनी 8 और प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 प्लस के 1, यहां से देख लिए ना, 4 कॉमन लिया है सिर्फ इन तीन संख्याओं में, तो ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ये हो जाएगा a² बराबर 4m प्लस के 1, 4m प्लस के 1। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, a² बराबर 4m प्लस के 1। अब ये जो m है ये क्या है, ठीक है, इतना समझ में आया है। इसको इसको क्या करना है, आपको बॉक्स में बंद कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई। लिखेंगे जहां, जहां, जहां m बराबर 4q² प्लस के 16, सॉरी प्लस के कितना है 6q है, कितना है प्लस के 6q प्लस के कितना हो जाएगा 2। ये क्या है, एक पूर्णांक है। कैसा है, ये एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ये एक क्या है, ये ऐसे करके एक ये पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या कहा था, कि जो होता है ना, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस के 1 के ही रूप का होता है। तो ये जो है 4q प्लस 1 के इसके ही रूप का होगा ना इसका वर्ग। तो हमने देखो वर्ग करा है और इसी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वर्ग करा है विषम, ये भी विषम धनात्मक है दूसरी संख्या भी, और ये है इसी को भी इसी के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके लिखा है। यानी कि इसके वर्ग करने के बाद भी यही वाली संख्या आती है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। दोनों में देखो, दोनों दो एग्जाम भी लिए हैं मैंने, ये वाले भी इसी से भी कर दिया है और इसको भी लिख दिया है। एग्जाम में आप किसी को भी एक को भी लिख कर भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक लाइन लिख सो, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, लिख देता हूं यहां पर छोटे से, किसी किसी धनात्मक, किसी धनात्मक विषम, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक m के लिए, m के लिए, m के लिए 4m प्लस 1 के 4m प्लस 1 के क्या होता है, के ऊपर लिख देता हूं, के रूप में होता है। क्या होता है, रूप में होता है, ठीक है, रूप में होता है। समझ गया ना।
इसके बाद लिखना के बाद 4m+1 4m+1 के रूप में होता है। सिर्फ यही हमें क्या करना था, दर्शाना था। ये जो है ना 4q+1 के रूप का होता है, तो ये इसी को दर्शाता है कि 4m+1 के रूप में होता है। ठीक है, ये जो सारी इक्वेशन थी ये यहाँ पर m का ही काम करेगा। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा लगा है, कमेंट में समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे से फिर से शुरू से देखें, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, देखो मैंने भी 2 बार बोर्ड भर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर क्या है दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लिखा है a बराबर 4q, ठीक है, आगे क्या लिखा है a बराबर, ये लाइन अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से, क्वेश्चन भी है। ठीक है, 2 बार हमने कवर कर लिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पिछले वाले का, तो चलो यही है, फिर स्क्रीनशॉट ले लो सभी। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे जो आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एग्जाम में आ सकता है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q यानी कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देख लिया होना चाहिए, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है। जब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन कराया था, ताकि थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ में अगर आपके आ जाए तो आप इसको शॉर्ट बना सकते हो। चलिए देखिए अब आप इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हमें बढ़ना। ठीक, तो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कहा गया है तो लिखना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन में दर्शाना है ना, हाँ, तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लिखोगे आप माना माना ए। ठीक है, तो माना ए एक माना ए एक धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विषम, राइट, धनात्मक विषम दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए दिखाई दे देता है, मैं इसको क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ा करके लिखता हूँ थोड़ा सा बोर्ड पर, आप क्वेश्चन को भी ऊपर से लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करूंगा थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर क्या बनाना है 4, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, माना माना ए। ठीक है, तो माना ए एक एक धनात्मक 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 विषम विषम क्या है, पूर्णांक है, राइट, तो ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, जो लिखोगे जो 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 ए जो ए बड़ा है किससे, 6 से, 6 कौन से वाले 6 से, 6q+r से, क्वेश्चन में कहा गया था ना आपसे, हाँ, तो उसी से क्या है, बड़ा है। और 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 बी एक धनात्मक धनात्मक बी एक धनात्मक लिखा हुआ चमक रहा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई, धनात्मक पूर्णांक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ माना है, माना ए एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो ए जो है बी से बड़ा है, और बी एक क्या है, बी भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बी एक धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या हो सकता है, सम भी हो सकता है, आपसे विषम भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा है, सिर्फ क्या है, बी है तो v की वैल्यू 6 है, तो ये कैसा होगा, सम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है,
अभी सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ये सम और विषम पे अभी डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसी के साथ अब हमें बढ़ना है आगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक है, इतनी बात समझ में, धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे क्या करना है थोड़ा सा समझिए। इसी प्रकार या इस प्रकार आपको लिखना है, इस प्रकार या इसी प्रकार है कि इसी प्रकार जो ए है, तो ए बराबर करना है, सॉरी बी, ए बराबर नहीं दिया है, कितना है बी बराबर, तो बी बराबर कितना है 6 है, ठीक है। तब तो तब यूक्लिड तब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, किसके, प्रमेय के अनुसार, इतनी बात समझ में आ गई है, अनुसार, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एल्गोरिथम प्रमेय बताई थी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ए बराबर क्या होती है, बी क्यू प्लस आर होती है, इतना समझ में आया। चलिए अब बढ़िए, यहां पर क्या है, हमें क्या करना है, देखो बी बराबर क्या रखना है हमें, 6 रखने पर। तो बी बराबर क्यों रख रहे हैं 6, बी बराबर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस के आर हो जाएगा। अब हमें आर की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करनी है। आर की वैल्यू क्या फाइंड करनी है देख लीजिए। तो आर बराबर आप 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं रख सकते, v की वैल्यू क्या है 6 है, जहां पर v की वैल्यू r से क्या होती है, सॉरी v की वैल्यू r से क्या होती है, सदैव बड़ी होती है, समझ में आ गई। v की वैल्यू r से सदैव बड़ी होती है, तो r का मान जब भी होगा वो v के मान से छोटा ही होगा, इतनी बात समझ में, v के मान से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पर हमने 0 1 2 3 4 5 रखा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a बराबर वी क्यू प्लस के 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई है। जब हम एक मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो 0 हो गया है, तो 0 होने के बाद इधर को आ जाइए, जब आप r का मान 1 रखोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस के 1 हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस के 2 हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस के 3 हो जाएगा, और a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस के 4 हो जाएगा, और a बराबर 6 क्यू प्लस के 5 हो जाएगा। सीधी सी बात समझ में आई है कि जब हम r का मान रखेंगे, b का तो मान वही है, a का मान तो वही होता है जो निकालना होगा, q तो वैल्यू फिक्स है यहाँ पर इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या है, r का मान देखो हमने 5 तक रखा है, 0 से लेके 5 तक रख दिया है, ठीक है। अब आपसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास यहाँ पर आपको करना है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, अनुसार। अब देखो यहाँ पर आपने देख लिया है, इतना समझ में आ गया है, सिर्फ अभी हमने आर की वैल्यू रखी है। अब क्या करोगे, यहाँ पर लिखना है चूंकि ए क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, ए एक क्या है, विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम संख्या, सॉरी विषम पूर्णांक नहीं, विषम संख्या लिखो, विषम क्या है, विषम संख्या है, इतनी बात समझ में आ गई, विषम संख्या है। तब तब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, a बराबर 6 क्यू प्लस के 0 कोमा लगाओगे तो a की ही वैल्यू है ना सभी, हाँ, कोमा लगा के लिखे 6 क्यू प्लस के 2, ठीक है, कोमा लगाओगे 6 क्यू प्लस के 4, ठीक है, 4 प्लस के 4 हो गए, हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये संख्या विषम क्यों नहीं, तब ये संख्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, विषम नहीं, क्योंकि यह राशियां, क्योंकि 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 यह राशि
ठीक है, लिखा राशि, क्योंकि यह राशि क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अतः यह 2 से विभाज्य है, तो यह क्या है, 2 से विभाज्य है। इतनी बात समझ में आई? ये 2 से विभाज्य, ये सम, तो ए जो है एक विषम संख्या है, लेकिन ये संख्या विषम नहीं हो सकती, क्योंकि यह दो राशि 2 से क्या है, ये सारी राशियां क्या है, 2 से विभाज्य है। अतः यह क्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी समधनात्मक पूर्णांक संख्या। समधनात्मक, समधनात्मक, ठीक है, समधनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी या पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सी है, तो विषम जो है, देखो विषम संख्या, अब बात करेंगे हम अतः या चूंकि में, आप इसको लिख सकते हो अतः विषम, अतः विषम संख्या, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। तो अतः विषम संख्या जो रहेगी वो कौन सी हो जाएगी, तो a बराबर 6q प्लस के 1 हो जाएगी, और a बराबर 6q प्लस के 3 हो जाएगी, और a बराबर 6q प्लस के क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है, ये सभी के सभी समधनात्मक पूर्णांक है। ये 2 से विभाजित हो जाएंगे और ये 2 से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम धनात्मक पूर्णांक है, और जो 2 से विभाजित हो जाएगा वो समधनात्मक पूर्णांक है। एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, ये होती है v की वैल्यू फाइंड करी हमने, r की वैल्यू भी हमने फाइंड की है। जो क्वेश्चन में कहा गया था, जो भी क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपसे, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर क्या है, नोट करके लिख सकते हो आप, इसके में आंसर और भी आपको लिखा है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह क्या है, एक धनात्मक क्या है, यह लिख सकते हो, यह एक विषम, यह एक विषम धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। बस यही क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, फुल बोर्ड का, पूरे के पूरे बोर्ड का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन में मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए सिर्फ। संख्याओं n स्क्वायर पर विचार कीजिए। संख्या n की घात क्या है, सॉरी 4 की घात n है, पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ज्ञात कीजिए कि क्या n एक कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इस प्रकार के 3 क्वेश्चन मैंने कितने बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिस ना करना है दोस्तों, हमें सिर्फ पढ़ना है, और 1 घंटा आपके लिए कोई ज्यादा नहीं है 24 घंटे में से कि आप 1 घंटा मैथ के लिए ना निकाल पाए। और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको जो एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो चलिए, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा सा समझाने के अनुसार बनाता हूं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना है और समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे हम, लिखना चाहते हो लिख लीजिए, लिखिए यदि किसी, ठीक है, तो लिखेंगे यदि, 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 ठीक है, यदि किसी, यदि किसी n के लिए, तो यदि किसी n के लिए, यदि किसी n के लिए संख्या, यदि किसी n के लिए संख्या, संख्या 4n, ठीक है, 4 की घात n शून्य पर, ठीक है ना, शून्य पर, शून्य पर समाप्त, शून्य पर क्या हो जाती है, समाप्त, ठीक है, समाप्त हो तो क्या हो तो हमें क्या करना है, हम हो तो वह, तो समाप्त हो तो
वह, ठीक है ना, वह 5 से, लिखेंगे 5 से, वह 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, जो शून्य, ये माना या यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाए तो वह संख्या पूरी पूरी किससे होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी या हो जाएगी, ठीक है, विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप लिख सकते हो इतना होगी। अर्थात, अर्थात, ठीक है, 4 की घात n, 4 की घात n के अभाज्य, ठीक है ना, n के अभाज्य गुणनखंड, क्या है, गुणनखंड। इतनी बात समझ में आ जाएगी। n के गुणनखंड में अभाज्य, अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या 5, 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ठीक है, आनी है, ये आनी चाहिए, आनी चाहिए लिखिए आप, आनी चाहिए, ठीक है। देखो, किसी, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n पर शून्य पर समाप्त हो जाए तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अर्थात 4 की घात 5 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, या 5 आनी चाहिए, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, आनी चाहिए। यह लिखोगे, यह संभव है, क्या लिखोगे, यह संभव नहीं है, सॉरी, संभव नहीं है, क्या लिखा है, संभव नहीं है, क्योंकि, क्योंकि 4 की घात n बराबर 2, 2 की घात 2 क्या है, ये n, ठीक है, 4 की घात n को हम 2 की स्क्वायर n भी लिख सकते हैं, n है। इतनी बात समझ में आ गई, ये है। इसी कारण, लिखिए पहले, मैं बाद में समझाऊंगा आपको। इसी कारण, राइट, इसी कारण 4 की घात n, 4 की घात n, n के गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड, सॉरी गुणनफल नहीं, गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंड में केवल, गुणनखंड में केवल अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होनी, यानी कि दो ही आती है, क्या आती है, 2 ही आती है या आ सकती है। इसीलिए, इसीलिए, ठीक है ना, क्या लिखोगे आप, इसीलिए, क्या लिखना है आपको, इसीलिए, इसीलिए लिखना है, ठीक है ना, इसीलिए, राइट, क्या लिखना है, इसीलिए ऐसी, ऐसी, इसीलिए ऐसी, इसीलिए ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, इसीलिए ऐसी संख्या n नहीं है, क्या नहीं है, n नहीं है, जिसके, लिखिए पहले, लिखिए आप, जिसके, ठीक है, जिसके लिए, जिसके लिए 4 की घात n अंक, अंक शून्य, ठीक है, क्या है, शून्य लिखना है हमको। तो शून्य आप हिंदी में भी लिख सकते हो और यहाँ पर 0 इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है, शून्य ऐसे भी लिख सकते हो, शून्य पर, शून्य पर समाप्त, शून्य पर क्या हो जाए, समाप्त होगी। इतनी बात समझ में आई। ये आपको क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा होगा जरूर, ठीक है ना, यह क्या है, क्वेश्चन आपको अटपटा लगा होगा कि सर ने क्या लिख दिया है, डेफिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, यह क्वेश्चन क्या है, थ्योरिकल था, ठीक है, इसमें क्या है, थोड़े में हमें थ्योरी लिखनी थी, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, थ्योरी की जरूरत पड़ी है। क्यों जरूरत पड़ी है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या कहता है, ध्यान से, संख्याओं 4 की घात n पर विचार करना है, 4 की घात सिर्फ n पर विचार करना है, जहां n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, और जहां ज्ञात कीजिए कि n का कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान जिसके लिए
4 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाए, ये आपको बताना है। तो देखो, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, अर्थात 4 की घात n एक अभाज्य गुणनखंड में भाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो जो है इसके जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य जो गुणनखंड होंगे, उसमें अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n क्या है, 2 की घात 2n के रूप में है। ठीक है, यह संभव नहीं है कि 5 आएगा, लेकिन 5 तो आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये फॉर्म इस प्रकार से संभव नहीं है। तो फिर कहा इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2, अभाज्य 2 संख्या ही आती है, इसीलिए ऐसी संख्या n नहीं है। इसीलिए ऐसी संख्या क्या है, n नहीं है, जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। मतलब ये जो n इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, ऐसी संख्या नहीं है। ये जो क्या है, ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाए। सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन थी, 2 से 3-4 बार आप इसको पढ़ोगे तो अच्छे से क्या समझ में आपको आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हम बनाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। चलिए देखिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, लेकिन आपको क्या है करना है और आपके क्या है नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। अति लघु में, सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे 2019 में आपसे एनसीईआरटी सोल्व एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक के में से और लय से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या आपके पास पहला क्वेश्चन है 6, 72 और आपका क्या है 120, 6, 72, 120। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 72 और 120, तो हमें हल करना है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हल ही करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो है 6, 72 और आपका हो जाएगा 120, यही है ना। ठीक है, यही संख्या है, सिर्फ 3 संख्या आपको दी गई है। हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 के फैक्टर करोगे आप तो हो जाएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितने होते हैं 72। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो इसका 120 का, तो 120 के जो फैक्टर है वो आप कैसे करोगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24 बन सकते हैं या नहीं, तो इसको बना लेते हैं, इधर देख लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, कभी मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर 60 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 से भाग दो आप इसको, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 पंजे, तो 24 पंजे क्या हो जाता है आपका, 4 पंजे 20, 2 कैरी और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो जाता है। राइट है, ठीक है। चलिए फैक्टर में हमें क्या है इस प्रकार से निकाल लेने होते हैं, आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना में सिर्फ 5 लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले एच सी और एफ की जरूरत पड़ेगी, एस सी एफ। ठीक है, एस सी एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए मैस है, क्या हो जाएगा, मैस, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक में जो संख्या का जोड़ा मिलता है वो संख्या हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इस 2 का हमें जोड़ा मिला है, ठीक है, तीनों में, तो हमें 2 को लिख लिया है गुना में, और यहाँ पे देखो इन 3 का जोड़ा मिला है इस 3 का, तो हमें ये वाला 3 हमने लिख लिया है, 3 हो गया। तो एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ से
एलसीएम हमें निकालना है, यानी कि लैसे हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो जोड़ा होता है वो तो हमें लिखना ही लिखना है, और जो जोड़ा नहीं है वह भी लिखना है। तो अब देखो वह कैसे लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ा हमें एक लिखना है, इन दोनों का एक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इन दोनों का एक एक लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2, और गुणा में इसको 3 को भी लिख लेना है और इस 5 को भी। अब देखो ध्यान से, 3 × 3 = 9, देखो 2 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 पंजे कितना होता है आपका 120, और 120 की गुना करोगे आप किससे, 3 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 120 की गुना करोगे तो 360 हो जाएगा। और यही क्या है, आपका आंसर है, और ये 6 भी क्या है, आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो पहले क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं आया, मुझे जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन समझ में आया है आपकी या नहीं आया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप, अब इधर आ जाइए, इधर आइए और समझने का क्या करिए, प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29, ठीक है। अब क्या है, 6 का सेकंडवा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, 17 है, 23 है, और यहाँ पर क्या है, 29 है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पर 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। तो 17 तो हो जाएगा 1 × 17, और 23 भी है तो 1 × 23 हो जाएगा। 29 भी है, 29 का भी कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 1 × कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है मैथ से, तो मैथ से निकालना है, हमें एचसीएफ की जरूरत है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तीनों में ही है, ठीक है, तीनों में ही है। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो लैसे हमें निकालना है एलसीएम, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। एलसीएम हमें निकालना है इस क्वेश्चन का। तो देखो जो हो जाता है सभी में मिलता है उसको पहले लिखेंगे, 17 को भी लिखेंगे, जो बच गया है उसको भी लिख देंगे। अब आपको इन तीनों संख्या की गुणा कर देनी है कैलकुलेशन लिखकर, और डायरेक्ट आंसर लिखना है। तीनों की अगर आप गुणा करते हो तो ये आ जाएगा आपका 11, 33, 9, ठीक है। और यही क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसे लगा है, वीडियो कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों आज की हम क्लास में नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या से लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लेंगे सारे, ठीक है। और कल की जो क्लास होगी वो विस्तृत क्वेश्चन से होगी, जिससे आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 का ही आता है ना, 6 का या 4 का आता है, तो वो हम इसको कवर कर लेंगे सारे को सारे, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। हमारा एक जो अध्याय है पहला वो हम उसको कल समाप्त कर लेंगे, और संडे के दिन हम पूरा मैथ का पेपर लेके आएंगे। लगभग 3 से 6 घंटे की क्लास रहेगी, और पूरे पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा, लेकिन देखना ना भूले, ठीक है। संडे के दिन और मॉर्निंग में मिलेगा आपको, वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड, देखो यूट्यूब चैनल है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से, ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। संडे के दिन मॉर्निंग में 7 बजे आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड का एक पूरा पेपर मिलेगा, और पूरे पेपर को मैं आपको क्या कराऊंगा, सोल्व वहां पे कराऊंगा, ठीक है। पूरा पेपर रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें, कितने अति लघु क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितने रहेंगे सारे कराऊंगा, और विस्तृत क्वेश्चन कितने रहेंगे, जितने भी है 70 मार्क का क्वेश्चन मैं वहां से आपका पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो पहली जो क्लास रहेगी हमारी, पहला जो हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं वो है संडे के दिन। तो जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हर संडे मैं आपको एक पेपर सोल्व कराऊंगा, और संडे के बीच में बाकी दिन 6 क्लास में आपको क्या है 1 बाय 1 टॉपिक, यानी कि 1 बाय 1 चैप्टर के साथ मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। पहली क्लास कही रहेगी बहुविकल्पी की,
दूसरी क्लास कई की रहेगी हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, तीसरी क्लास लघु उत्तरीय प्रश्न की, और चौथी जो क्लास रहेगी हर टॉपिक में, सभी टॉपिक में, तो सभी अध्यायों में वो रहेगी चौथी नंबर क्लास विस्तृत वाली, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ लघु उत्तरीय क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, अध्याय नंबर फर्स्ट से, यानी कि नंबर सिस्टम से, वास्तविक संख्या से। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखें। प्रातः काल सैर के समय तीन व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते। देखो तीन व्यक्ति है, प्रातःकाल जब घूमने जाते हैं तो वे किसी स्थान से चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तथा उनके कदमों का माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। तो इन में से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस प्रकार से पूर्ण कदम तय कर पाए। पूर्ण कदम क्या है, बराबर होने चाहिए। आपसे पूछ लिया गया कितने सेंटीमीटर का है, हर एक का कदम है 40, 42 और कितना है 45। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है कि तीन व्यक्ति है, तो जो फर्स्ट व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके जो कदम है तो वो है 40 सेंटीमीटर के, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के। सेकंड जो व्यक्ति है उसके जो कदम है, सेकंड व्यक्ति, तो जो सेकंड व्यक्ति है उसके है 42 सेंटीमीटर के, और जो थर्ड व्यक्ति है उसके जो कदम है वो कितने सेंटीमीटर के मुझे बताइए, तो वो है 45 सेंटीमीटर के। हमें इनके अविभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो अविभाज्य गुणनखंड निकालोगे, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, यहां से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए, यहां से 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42। 45 के निकालोगे, देखो 3 से भाग करोगे 15 या 45 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, इनमें से प्रत्येक किसी न्यूनतम दूरी चलने की वह किस दूरी को पूर्णतः कदमों से तय कर पाएंगे, पूर्णतः कदम बताने हैं। तो हमें क्या निकालना है, जरा मुझे बताइए, हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एलसीएम। तो लगभग एलसीएम हमें इसको ज्ञात करना था। तो क्या करना था हमें, एलसीएम। देखो कम से कम का मतलब यह है कि तीनों के कदम अगर अलग अलग है तो हमसे क्या पूछ लिया है, कम से कम कदम, तो वो जो है तीनों दूरी टाइम में, एक जस्ट टाइम में कितने कदम दूरी सेंटीमीटर में चल पाएंगे। तो हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, लेस लघुत्तम समावर्तक या समावर्तक। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसका जो है किसका 40 के जो फैक्टर है वो हो जाएंगे हमारे 2 गुना 2 गुना 2, और 42 के जो फैक्टर है, 42 के कितने हो जाएंगे, तो 42 के हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसकी ये क्या था 5 था, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ पर कितना है 45 है, 45 के फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे, तो ये हो जाएंगे देखो 3 गुना 3 और गुना में कितना हो जाएगा 5। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो मिल रहा हो, ये 2 वाला शुरू में मिला है इसको लिख लीजिए, ये 3 वाला मिला है इसको लिख लीजिए पहले, फिर ये 2 अलग हो गए हैं तो इनको लिख लीजिए। ठीक है, तो इसी को एक साथ लिख लीजिए, कितनी बार आएगा ये, जो इसमें कम वाला नहीं, जो जितनी बार आता है उसको लिखते हैं। तो 3 2 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको 3 बार लिख लीजिए। 2 सर्वाधिक 2 बार आया है तो 3 को 2 बार लिख लीजिए। एक क्या है, 5 क्या है, एक ही बार आया है, 5 अलग अलग एक ही बार लिख लीजिए। 7 भी एक बार आया है एक संख्या में, ये 2 आया है तो इसका जोड़ा मिल जाता है। जो सर्वाधिक बार आती है संख्या उसको हमें लिख लेना है। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24 और 24 पंजे कितना हो जाएगा आपका 120, और 120 तिया कितना हो जाएगा 360, और 360 की क्या करनी है हमें, देखो
360 की गुणा करनी है हमें 7 से। 700 आपका कितना हो जाएगा, 700, 6 7 42, 4 कैरी चला गया, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 और 20 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 25 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 20 क्या है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो 25 20 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें निकालना था एलसीएम, कम से कम दूरी, इसको आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो, 25 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 104 का में से उल्लेख से बता दीजिए, ठीक है। 96 और 104 का आपको एचसीएफ और एलसीएम आपसे पूछ लिया गया है। तो मैं फैक्टर आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताइए कि 96 के फैक्टर क्या होंगे और 404 के फैक्टर क्या होंगे, मुझे जरा ये बताइए। तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। फैक्टर निकालने हैं तो 2 से भाग दो तो 2 या 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से फैक्टर करो, 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 2 से 2 करना 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा, 2 से भाग दोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, 2 0 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से फिर दोगे 1 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 101 है, क्या 101 के हम फैक्टर कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है? नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक। तो 96 के जो फैक्टर बने हैं वो हो जाएंगे आपके, देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 जो है कितनी बार है मुझे बताइए, तो 5 बार है। क्लियर हो गया। और फिर कितना हो जाएगा 3 यहां से हो जाएगा, ठीक है। 2 कितनी बार है, तो 5 बार है, गुना में 3। और आपका जो 104 सॉरी 404 है, तो इसके फैक्टर कितने हैं, 2 दूनी 4 और 101, तो 2 गुना 2 गुना कितना करोगे आप 101। हमें निकालना क्या है, में से महत्तम समावर्तक, यानी कि में से हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा HCF, इसको क्या लिख लीजिए आप, SCF लिख लीजिए यहाँ पर, HCF, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो SCF में क्या होता है, जो मिलता है कम से कम वाली संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 जो है हमारा SCF हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM लघुत्तम समावर्तक, यानी कि लेस है। तो लेस है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो 5 बार लिखेंगे इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, गुणा में 3 और गुणा में 1 0 1। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 की गुना करनी है हमें 303 से। कितना हो जाएगा 32 गुना 303। तो 3 से बात करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 96, और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो 96 96 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा जो SCF आया है, HCF जो आया है वो हमारा 4 है, ये भी हमारा आंसर है। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है LCM क्या है, तो 96 96 9696 हमारा क्या है LCM है, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन लगा, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये नोट कर लिया ना आपने सारे को, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, 26 और 91 का अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लोगे ना एलसीएम और एचसीएफ। चलिए अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो √5 हो गया, √3 हो गया, ठीक है।
√3 भी आ जाता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे हम √5 को कराते हैं उसी के आधार पर आप √3 को भी बना सकते हैं। चलिए अब √3 को बनाने के लिए √5 को बनाने के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से जल्दी, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि √5 को अपरिमेय 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 न मानकर मानकर परिमेय परिमेय अपरिमेय ना मानकर, देखो √5 को अपरिमेय न मानकर परिमेय संख्या माना जाए। क्या माना जाए, अपरिमेय न मानकर परिमेय संख्या माना जाए। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए तो √5 को अपरिमेय न मानकर परिमेय माना जाए, है ठीक है। परिमेय परिमेय संख्या माना जाए या मानते हैं, ठीक है, माना जाए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि √5 को परिमेय न मानकर परिमेय संख्या माना जाए। तो √5 क्या हो जाएगा, तो √5 बराबर कितना है कि P/Q के रूप में हमें मानना है, ठीक है। जहां लिखोगे आप, जहां Q बराबर नहीं होता 0 के, कि 0 की वैल्यू Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी जब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब आपको क्या करना है, तब, ठीक है ना, तब या P व Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक धन पूर्णांक है। इतनी बात आपने समझ ली है या नहीं, कि धन पूर्णांक है। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, √5, ठीक हो गया। √5 P/Q ही है। इतनी बात समझी। तो हमें P की वैल्यू अगर निकालते हैं तो √5Q हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखो, तो हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट, करने पर। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों ओर वर्ग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर 5। देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, √5 √5 का अगर हम वर्ग करते हैं, इसका मतलब ये है कि √5 को 2 बार लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जब हम रूट की गुणा रूट से करेंगे, रूट की गुणा जब हम रूट से करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये वाली जो इनके बीच में, इनके नीचे जो संख्या होती है, ये वही संख्या एक सिंपल संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। मान के चलिए जैसे √5 की गुणा √5 से करी है, तो इसके ऊपर का सिर्फ रूट हट जाएगा और संख्या बच जाएगी। तो संख्या बच जाएगी हमारे पास, क्या संख्या बच जाएगी, 5, ठीक। तो समझ लिया है कि √5 की गुणा हो जाएगी, स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी। देखो अब मेरी बात समझो, P² बराबर 5Q है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। और जब ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि P बराबर, हमें क्या करना है, P बराबर क्या करेंगे हम, P जब ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो हम, ठीक है, लिख सकते हो आप, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट में लिखने के बाद इसके नीचे लिखना है क्या, यह संख्या, मैं इधर लिख देता हूं, यह यह संख्या यह संख्या 5 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये भी नोट करके लिख लो कि ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। और जब ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं P बराबर 5R।
ठीक है। और जब p बराबर r 5r बोल सकते हैं हम, तो दोनों ओर के क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो ये 25 p बराबर, ठीक है, p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे ये बताइए। तो p बराबर हो जाएगा, तो ये संख्या भी क्या होगी, हमारी 5 से विभाजित होगी। यह संख्या भी क्या होगी, देखो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको समझिए, जब ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये p है ना, तो यहाँ पर इसको हम q का भी मान दे सकते हैं। क्यों, देखो q का मान क्यों दे सकते हो, क्योंकि ये 5 हमारे इसके बटे में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पर p का मान हो गया, अब ये भी p का मान है और ये भी p का मान है, तो दो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी ना। तो हमें क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार ये तब अतः है या चूंकि करके हमें यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, 5 से डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो p स्क्वायर का मान 5r स्क्वायर है और p स्क्वायर का मान 25r स्क्वायर यहाँ पर है और p स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर यहाँ पर है और q स्क्वायर का मान 5r स्क्वायर है। यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। और आपको क्या लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, छोटा सा सवाल। ठीक है, यह संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। ज्यादा बड़ी संख्या हमें नहीं लिखने, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके नीचे छोटा सा एक शॉर्ट में लिख देना है। क्या लिख देना है, लिखिए। तो यह हम संकेत कर सकते हैं कि यह हमारी कल्पना है कि √5 परिमेय संख्या है एवं त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अतः यह, लिखोगे आप, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, राइट। डेफिनेशन आप चाहो तो जितना चाहो उतना लंबा आप इसको बना सकते हो, डेफिनेशन अपने हिसाब से अनुसार से अपनी क्षमता के अनुसार से बढ़ा सकते हो, लेकिन शॉर्ट में क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, डेफिनेशन में आपको बना दिया है, समझा दिया है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी, ये वाली संख्या भी 5 से विभाजित होगी, ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी, यह भी 5 से विभाजित होगी, यह भी 5 से विभाजित होगी। लिखना चाहते हो लिख लीजिए, यह भी संख्या 5 से विभाजित होगी और सबके गुणज में एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यही संख्या क्या आता है, यह एक परिमेय संख्या के फॉर्म में है। क्लियर हो गया यहाँ से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, क्वेश्चन नंबर 10, 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो √5 हो गया, √5 आता है, √2 आ जाएगा, √2, √3। ठीक है, √5, √2, √3, जैसे मैंने वह क्वेश्चन किया था सेम उसी के आधार पर बेस मानकर आप उन क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहेगा कि ज्ञात कीजिए कि या दर्शाइए कि √3, अब √3 5 या 5√2 भी आ सकता है, 3√2 है जैसे ये, तो 5√2 भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी आ सकता है संख्या, तो उसी के आधार पे हमें क्या है, संख्या को मानना होगा या बनाना होगा। कहा कि परिमेय संख्या है, ये दर्शाइए कि ये संख्या अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय। तो हमें इसको अपरिमेय न मानकर इसको क्या मानना है, परिमेय मानना है। क्या मानना है, इस संख्या को हमें अपरिमेय न मानकर परिमेय मानना होता है। देखिए बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, छिपा देता हूँ और पूरे बोर्ड पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। देखिए
समझिए और समझने के बाद थोड़ा सा फोकस करिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हमने क्या करना है कि तीन रूट दो को एक अपरिमेय न मानकर परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, अ, तीन रूट दो को तीन रूट दो को अपरिमेय न मानकर अपरिमेय अपरिमेय न मानकर अपरिमेय न मानकर परिमेय माना जाता है। परिमेय आपको यहाँ पर मानना होगा, न हो अपरिमेय न होकर, ऐसे लिखिए अपरिमेय न होकर रूट दो को रूट रूट सॉरी तीन रूट दो परिमेय ना हो अपरिमेय न होकर अपरिमेय न होकर ऐसा मानी होकर परिमेय है, परि परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। परिमेय संख्या है, हमने कुछ नहीं किया है अभी तक। क्या लिखा है कि तीन रूट दो, साफ अगर आपको नहीं चमक रहा है तो मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि तीन रूट दो अपरिमेय संख्या न होकर हमने क्या माना है, इसको परिमेय संख्या माना है। ठीक है, तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो तीन रूट दो बराबर कितना आ जाएगा, पी अपॉन क्यू। जहां लिखोगे जहां जहां क्यू बराबर नहीं होता है किसके, जीरो के क्यू का मान क्या होगा, जीरो नहीं होगा। कब, जब परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो लिखोगे पी व क्यू धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अभी भी मैंने पहले भी ऐसे ही कराई थी डेफिनेशन कि यहाँ पर क्या है, ये एक धन पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो लिखोगे थ्री रूट दो बराबर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे, और रूट दो बराबर आप पी अपॉन इस तीन को नीचे पहुंच जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा थ्री क्यू। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, नीचे देखिए। ठीक है, चूंकि चूंकि थ्री पी और पी और पी और क्यू पूर्णांक है। कैसा है, ये एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। यहां पर समझ में आया है आपको या नहीं आया है, यहाँ पर समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। लिखोगे इसीलिए ठीक है, इसीलिए P अपॉन थ्री क्यू। ठीक है, P अपॉन थ्री क्यू एक एक कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये एक क्या है, इसीलिए ये P अपॉन थ्री क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई कि ये एक कैसी संख्या है, तो ये एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने कैसी संख्या मान लिया है, इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है, अपरिमेय संख्या न होकर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अर्थात अर्थात ठीक है ना, अर्थात में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखो। इसको अपूर्णांक मान लिया हमने, अपरिमेय संख्या में मान लिया। अर्थात ये जो रूट दो है, रूट दो कैसी संख्या है मुझे ये बताइए। तो ये जो रूट दो है ये एक क्या है, परिमेय संख्या कहलाई जाएगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक कैसी संख्या है, तो ये एक हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्लियर हो गया, ये एक क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, यह है। अब आपको क्या लिखना है, यह क्या हमने अर्थात में मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखोगे इस तथ्य का विरोध, लिखोगे इस ठीक है, इस तथ्य का ये जो तथ्य है, तथ्य का विरोधाभास। ठीक है, विरोध करता है कि ठीक है, करता है कि ये इसका विरोध करता है कि
रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतने बात कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त करते हैं। ये जो है, ये सारा का सारा क्या है? हम एक अपनी गलत, हमने गलत ही तो माना भाई। उसने कहा कि अपरिमेय बताओ, हमने माना इसको परिमेय, परिमेय हमने सिद्ध कर दिया। तो ठीक है, ये क्या है? ऐसी एक ये हमारी क्या है? एक कल्पना है। हम ये अपनी एक कल्पना माननी जो है हमने, हम उसके विरोधाभास के चक्कर में आकर हमने ये क्या कर दिया है? इसको गलत कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? यह हम क्या करते हैं? यह विरोधाभास अपनी गलती कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह यह विरोधाभास, विरोधाभास या विरोधा, यह जो विरोधाभास हुआ है हमें, विरोधाभास, भाष नहीं भाष, विरोधाभास, विरोधाभास अपनी, ठीक है, विरोधाभास अपनी गलती, ठीक है, अपनी गलती के कारण, अपनी गलती के कारण, कौन सी गलती के कारण? जो हमने अपरिमेय को परिमेय मान लिया, ठीक है, अपनी गलती के कारण, कारण प्राप्त हुआ है, कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, प्राप्त हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई है? यह एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है कि, ठीक है, ज्ञात हुआ है कि 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्या है? ये हमने तो माना है, अपनी गलती से ही तो माना है ना हमने कि भाई अपरिमेय संख्या ना होगा, परिमेय संख्या मान लो। ये वो वाली लाइन है। ठीक है, तो लिखोगे आप अतः, नीचे से लिखोगे आप अतः 3√2, 3√2 लिखोगे, 3√2 कैसा? 3√2, 3√2 एक, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। राइट? इतनी बात समझ में आई है आपको या नहीं आई है? मुझे ये बता दीजिए। हमने क्या है कि रूट 3√2 को अपरिमेय न मानकर स्टार्टिंग में हमने क्या माना? इसको परिमेय माना है, और इसको परिमेय हमने सिद्ध करा है। ये हमारा विरोधाभास था, जिसके कारण हमें ये उत्तर क्या हुआ है? परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन ये कैसी संख्या है? ये तो एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, विरोधाभास के चक्कर में हमने क्या कर दिया? इसको परिमेय सिद्ध कर दिया। ठीक, इतना समझ में आया? कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा घुमा जाते हैं ये क्वेश्चन। और इसी के साथ देखो, क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन का सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखिए 11 आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं दिखाई दिया? अब दिखाई दे जाएगा आपको। चलिए बनाइए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 31/2 गुना 5 की घात 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 31/2 गुना 5 की घात 3। इतनी बात समझ में आ गई है? तो हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखो और समझो। देखो हम क्या कहेंगे, हमें क्या करना है? ये क्या है? ठीक है, दो बै, 2/5। ठीक है, 2/5, ये वाला 2 और वह 5 हर के रूप में, हर के रूप में अभाज्य, अभाज्य, ठीक है, हर के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना, गुणनखंड है जो, जो 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3, अर्थात, ठीक है, अर्थात
2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, के रूप में है। इतनी बात समझ में आ गई, इसके रूप में है, 2 की घात n गुना 2 की घात 5 के रूप में है। इतनी बात समझ में आ गई। जहां रूप में है, जहां, ठीक है, जहां m, सॉरी n और m, n और m, n और m ऋणोत्तर है। क्या है? ये पूर्णांक क्या है? ऋणोत्तर है, ऋणोत्तर है, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऐसे लिखेंगे, ऋणोत्तर, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है, ये क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इसको हमें क्या करना है? तो ये क्या है? 31/2 की घात 2 गुना 5 की घात 3 है। हमें क्या निकालना? दशमलव प्रसार। देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 31/5 दूनी 10। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? अब देखो मुझे बताओ, क्या ये वाली जो संख्या है, क्या ये घात बराबर है? घात बराबर नहीं है। तो हमें इसको ही घात को बराबर कर लेना है। तो घात बराबर करेंगे तो 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3, तो इसको हमें लिख देना है 2/2। जब 2/2 कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक फायदा हो जाएगा, 31/2 की घात 3। अब ये 31 है, तो 31 दूनी कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? इसको कर दूंगा 62, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, राइट। इसको कैसे लिख सकता हूं? 62/5 दूनी 10 की घात 3, ये हो जाएगा 62/1000, और 1000 से भाग दूंगा, ऊपर हो जाएगा 0.06 और 2, और यही क्या है? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या है? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 250, 33 बटे कितना हो जाएगा? तो 33 बटे हो जाएगा हमारा 50, ठीक है ना। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर, 33/50, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको वही पता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है, और क्वेश्चन है 33/50, और दशमलव प्रसार में हमें इसको बताना है। तो दशमलव प्रसार में तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 33 बटे इसको क्या करना है? 50 के फैक्टर करने हैं। तो 50 के फैक्टर कैसे करोगे आप? देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 से तो 5, ये हो जाएगा 2 गुना 5 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार आया है? तो 5 2 बार आया है। आपसे पूछ लिया गया है तो लिखोगे, चूंकि 2/5, 2/5 हर के रूप में, हर के रूप में, हर के रूप में, ठीक है, हर के रूप में क्या है? ये हर के रूप में मुझे बताइए। हर के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, हर के रूप में अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, ठीक। तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, जो जो 2 गुना 5 की घात 2, अर्थात, अर्थात, ठीक है, अर्थात 2 की घात n, 2 की घात n गुना 5 की घात m, ठीक है, 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप में है, के रूप में, रूप में है, ठीक है, इसके रूप में है, ठीक है, इसके रूप में है। अतः क्या लिखना है आपको? या जहां, जहां n व m, n व m क्या है? एक ये ऋणोत्तर, जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, ऋणोत्तर कैसा है? ऋणोत्तर ये क्या है?
आपका ऋणोत्तर क्या है, पूर्णांक है। कैसा है ये आपका ऋणोत्तर, आपका पूर्णांक है। क्या है ये, ऋणोत्तर पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहां पर लिख लिया है आपने। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ पर 33 है ना कि 35, तो ये 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 33 अपॉन 2 गुना 5 की घात 2 और बट गुना, आपको क्या करना है, इसको 2 बनाना है। तो 2 बटे कितना कर दोगे आप, 2 यहां पर कर दोगे। 2 बटे कितना कर दोगे आप, तो 2 कर दोगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 33 बटे 2 की घात कितना हो जाएगा, देखो 33 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 66 बटे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। क्लियर हो गया। 66 बटे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2 कितना है, नई लाइन से लिखता हूं, इधर देख लीजिए आप। 66 बटे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, इसको लिख सकता हूं 66 बटे 10 की घात 2, और आगे लिख सकता हूं 66 बटे 100, यानी कि 100 लिख सकता हूं। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। ध्यान से देखो 100 होता है, और 100 को मैं हटाऊंगा, ऊपर हो जाएगा 0.66, और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, क्वेश्चन आपने उतार लिया है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब इसी के साथ आज करते हैं आज की क्लास की समाप्ति, और मिलते हैं कल की क्लास में। जाने से पहले क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट लिखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, जब तक ठीक है। और जुड़े रहिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी से। मैंने कहा है कि कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। स्पेशल में मैथ तो हमेशा आपके साथ जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।